काश माँ भी पिताजी का ये रूप देख पाती। मुझे ना सुनना पसंद नहीं, एक बार कह दिया ना, चाहे चांद तले या सूरज टले, जो मैंने कह दिया वही होगा, वरना तुम लोग आजाद रहो, मैं ही ये घर छोड़कर निकल जाता हूँ। एक समय में पिताजी की ये पंक्तियाँ उनका तकिया कलाम बन चुकी थी और घर का हर छोटा बड़ा सदस्य उनकी इस धमकी से परेशान रहता था। सिवाय उनकी बेटी श्रुति के, वो उनकी लाडली जो थी। माँ और दोनों भाई क्या, दादा दादी भी अपने बेटे के इस हिटलर पने से डरते थे। उस जमाने में इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाते हुए पिताजी एकदम मनमौजी से हो गए थे। उन्हें लगता वो एक राजा है और पूरा घर उनकी रियासत, मगर उन्हीं पिताजी का आज ये रूप। श्रुति को कुछ पच नहीं रहा था। कहाँ वो ठसकदार पिताजी और कहाँ ये बहुओं की हाँ में हाँ मिलाने वाले पिताजी। कभी खुद से एक पानी का गिलास भी ना उठाने वाले पिताजी आज अपने 62वें साल में इतने एक्टिव और सरल कैसे हो गए, श्रुति कुछ समझ नहीं पा रही थी। छोटे भाई की शादी के पूरे 2 साल बाद श्रुति मायके आ पाई थी। समय ही नहीं था, दोनों भाइयों से पहले उसकी शादी हो चुकी थी, तो मेहमान बनकर ही आना जाना होता था, शादी में या किसी उत्सव में। वैसे भी उसकी शादी के बाद माँ के चले जाने से मायका ऐसे भी अधूरा सा हो गया था। शादी ब्याह तक में भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रही थी। आई तो इस बार भी भतीजी के जन्म पर ही थी, पर इस बार सोचकर आई थी कि अब की बार तो कम से कम 15 दिन रहकर ही जाऊंगी। पता नहीं फिर पिताजी के साथ रहना नसीब हो या ना हो। मन में कल्पना थी कि पिताजी का वही कठोर रूप होगा, बहुओं के साथ भी। पता नहीं दूसरे घर से आई दोनों भाभियां कैसे एडजस्ट करती होंगी। भाइयों के दबाव में शायद बर्दाश्त कर भी लेती हो, मगर मन से कहां उतनी इज्जत और सम्मान करती होंगी। पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी पड़ी थी। कभी उसे अपनी भाभियों से ईर्ष्या भी होती और अपनी माँ के लिए दुख भी कि काश माँ भी पिताजी का ये रूप देख पाती। सुबह की चाय पिताजी ही लेकर आए थे। पिताजी आप क्यों? मैं बना लेती ना, कोई बात नहीं बेटा, रोज मैं ही बनाता हूँ। अपने हाथ की चाय अच्छी भी लगने लगी है और सुबह जल्दी उठकर बोरियत भी नहीं होती। लगता है भाभी भी उठ गई, मैं देखती हूँ। खटर पटर की आवाज सुनकर श्रुति बोली, तू आराम से बैठकर चाय पी, मैं सबकी चाय बनाकर उनके कमरे में दे आया हूँ। श्रुति अपने पिता का मुंह देखती रह गई। जब माँ बीमार होती थी तो बाहर से खाना ही नहीं बल्कि चाय भी आती थी, और आज सुबह का किचन का जिम्मा बड़ी भाभी का था, क्योंकि छोटी भाभी एक तो कामकाजी थी और दूसरा अभी अभी बेबी हुई थी। अन्य दिनों में शाम की जिम्मेदारी छोटी भाभी की होती थी, क्योंकि बड़ी भाभी शाम को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाती थी। अभी शाम के लिए एक बाई लगी हुई है, जब तक कि छोटी भाभी काम संभालने के लायक नहीं हो जाती। बड़ी बहू मैंने आलू उबाल दिए हैं और आटा भी गूंद दिया है, आज आलू के परांठे बना लेना। ठीक है पापा जी, बड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा जी सुनते ही चिढ़ जाने वाले पिताजी को आज बहुएं आराम से पापा जी कह रही थी। पिताजी इतना कैसे बदल गए। किचन में बड़ी बहू का सहयोग करते करते पिताजी छोटी बहू के बारे में भी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। लगता है छोटी भाभी पिताजी को उतनी पसंद नहीं है, श्रुति मन में सोचने लगी। पर शाम को जब बड़ी भाभी कोचिंग चली गई तो छोटी भाभी के साथ भी पिताजी की अच्छी बॉन्डिंग दिखी। श्रुति कोडोट और उनके पास वो छोटी मोटी बातें बड़ी बहू की भी कर रहे थे। चुगली की ये औरतों वाली आदत भी सीख ली थी पिताजी ने। ये सोचकर श्रुति मन ही मन मुस्कुराई। 3-4 दिन पिताजी का ये रूप देखकर श्रुति से रहा नहीं गया और एक दिन अकेले में उनसे पूछ ही लिया, पिताजी आप इतना बदल कैसे गए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पिताजी पहले जोर से ठहाके मारकर हंसे, फिर बोले,
मुझे पता था तू जरूर ये सोचेगी और मुझसे पूछेगी कि कभी शेर बनकर रहने वाला तेरा बाप आज बिल्ली बनकर कैसे घूम रहा है। करना पड़ता है बेटा, अगर सुख चैन से जीना है तो ये सब करना पड़ता है। गलती मेरी ही थी, तेरे दोनों भाई मुझसे बचपन से ही इतना डरते आए कि कभी बात ही नहीं होती थी। और अब तो ना उनके पास समय है और ना ही जरूरत। तेरी शादी और तेरी माँ के जाने के बाद मैं तन मन से इतना अकेला हो गया था कि कभी कभी अपने साथ कुछ बुरा करने के ख्याल भी आने लगते। एक दिन परेशान होकर यूं ही तेरी माँ की अलमारी खोली, वहाँ साड़ी और गहनों के अलावा एक डायरी भी रखी थी। मैं उसे बोलने का मौका ही कहाँ देता था, इसलिए शायद वो अपनी बातें उस डायरी से बांटती थी। पूरी डायरी में वो सारी बातें ही थी जो वो अलग अलग मौके पर मुझसे कहना चाहती थी मगर नहीं कह पाई। उन्हें पढ़कर मैं बहुत रोया। अंत में उसने मेरे नाम एक संदेश रख छोड़ा था, रुक तुझे डायरी लाकर पढ़कर बताता हूँ। ये कहकर पिताजी डायरी लेने अंदर गए और डायरी ले आए। श्रुति कभी कभी माँ को लिखते हुए देखती थी, मगर उसे लगता था कि शायद घर के खर्चे या हिसाब लिख रही हो। पिताजी डायरी के अंत में लिखा संदेश पढ़कर सुनाने लगे, आप बुरे नहीं हैं, मगर आपको समय के साथ चलना नहीं आया। बचपन की हट, जवानी की खूबसूरती और वयस्कता के समझदारी के रंग में ढल नहीं पाए। यही दिक्कत रही। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है कि घेरे में खुद को कैद कर लिया। आपने अपनी पसंद को ही नहीं अपने आप को भी बांध लिया है और शायद ऐसे जीते जीते आप इसके आदी हो गए हैं। आपके बच्चे, माँ बाप और मैंने तो इसमें जीना सीख लिया, मगर कल को बहुएं आएंगी, दामाद जी होंगे। अगर आप उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? मान लीजिए आपने कह दिया कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। एक बार कह दिया ना, जो मैंने कहा वही होगा, वरना तुम लोग आजाद हो, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। तो उस पर अगर बहू ने कह दिया कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी, तो क्या करेंगे? अभी भी समय है, समय के साथ बदलेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं आएगी। बस इतना ही कहना था आपसे, आगे आप खुद समझदार है। माँ की बातें सुनते सुनते श्रुति का मन भर आया। माँ जब तक रही पिताजी के साथ जीना सीखती रही और जब गई तो उन्हें ही जीना सिखा गई। खुद को बदलना इतना आसान नहीं होता बेटा। जीते जी तेरी माँ का सम्मान नहीं कर पाया, अब भी नहीं किया तो ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके सामने नहीं बदल पाया, इसका मुझे अफसोस है, मगर वो जहाँ भी होगी ये देखकर खुश होती होगी, इस बात का मुझे संतोष है। अभी तक बहुत बदला हूँ और रोज बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने, रहने, जीने सब में, और चुगली करने में भी है ना पिताजी। पिता को बहुत भावुक देखकर उनके मुंह पर मुस्कान लाने के लिए श्रुति ने कह दिया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वो भी मेरी हर चीज पर गौर करती रहती थी। आंख में आंसू और होठों पर हंसी लिए पिता उसके सर पर हाथ फेरने लगे।